हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत की झलक, है ना। तो यहाँ पर भारत की 3 जगहों की बात की जाएगी इस लेसन में। और पूरा लेसन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके कि राइटर हैं ल्यूसियो रॉड्रिक्स। और फिर कुर्ग एक जगह है, और एक आसाम के बारे में। ठीक है, तो इस पार्ट में हम सिर्फ अ बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके की ऑथर है ल्यूसियो रॉड्रिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो गोवा हम सब जानते हैं कि एक कोस्टल एरिया है, और ये वहाँ पर पुर्तगाली लोग जो थे, पोर्चुगीज़ जो थे, बहुत ज़्यादा संख्या में रहा करते थे पहले। ठीक है, तो एक बेकर के बारे में है। बेकर जो होता है, जो ब्रेड बनाता है, तो गोवा का, तो उसके बारे में ये कहानी है। मतलब उसके बारे में डिटेल्स हैं इसमें। सो वी स्टार्ट। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ए सोसाइटी। सबसे पहले देख लीजिए डिफ़िकल्ट वर्ड। ट्रेडिशनल गोवन होता है कि बहुत पारंपरिक गांव, है ना, गोवा का गांव। ट्रेडिशनल गोवन विलेज यानी पारंपरिक गोवा का विलेज। और पेन पोर्ट्रेट होता है कि जैसे पोर्ट्रेट, पहले समझिए कि जैसे कि हमें कुछ समझाना होता है तो हम उसका पोर्ट्रेट बना के, फ़ोटो बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए या किसी को भी समझ में आ जाए। और लेकिन पेन पोर्ट्रेट होता है जब हम किसी की चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं लिख कर, है ना। हम उसका इतना डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि अगले को दिमाग में इमेज बन जाती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता होगा। ठीक है, जब किसी चीज़ को पेन से लिख के किसी बारे में डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो पेन पोर्ट्रेट कहलाता है। तो दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। एक गोवा के विलेज के एक बेकर का ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन के द्वारा उसके बारे में लिख के वर्णन किया गया है इसमें। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, जो आज भी समाज में बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। Next, our elders are often heard reminiscing nostalgically about these old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो सीधे डिफिकल्ट वर्ड रेमिनिसिंग होता है यादें ताज़ा करना, है ना, रिमेम्बरिंग। और नॉस्टैल्जिया होता है अतीत की यादें। कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे बड़े बूढ़े लोग हमेशा पुरानी बातें करते रहते हैं, हमेशा कि मैं ये किया करता था, वहाँ जाया करता था, इस टाइप का। तो वो नॉस्टैल्जिया होता है, अतीत की यादों में खोए रहना। और फिर उनको आपने देखा होगा कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज़ एंड देयर फेमस लुक्स ऑफ वर्ड। कि हमारे जो बड़े हैं हमारे घर में, वो अक्सर अतीत की यादों में को ताज़ा किया करते हैं, अपने उन अच्छे दिनों को, जो वो पोर्चुगीज़ डेज थे, जब जहाँ पर पुर्तगाली लोग रहा करते थे, और पुर्तगाली के लोग और उनकी फेमस ब्रेड है, इन सबको याद किया करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। ठीक है, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स मतलब कि उन ब्रेडों को खाने वाले, यानी कि वो पोर्चुगीज़ जो लोग उन ब्रेडों को पसंद करते थे, वो भले ही चले गए हों। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, गायब हो गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो उन ब्रेडों को बनाने वाले हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। और अभी भी हमारे वहाँ की समाज में जो मिक्सचर्स हैं, जो सारा जो ब्रेड का मटेरियल होता था उसको मिक्स करते थे, मोल्डर्स थे जो उनको शेप देते थे ब्रेड्स को, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो उन रोटियों को, ब्रेड को सेकते थे। तो ये लोग अब आज भी वहाँ पर हैं। दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेसेस होते हैं अंगीठी, और वो ओल्ड, दोज एज ओल्ड, वो पुरानी अंगीठियाँ जो टाइम के संग टेस्टेड थी, जो आज भी बहुत अच्छी अंगीठियाँ थी, जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं वो अंगीठियाँ। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उन एक्सटिंग्विश्ड होता है बुझना, और उन अंगीठियों की आग जो है आज भी नहीं बुझी है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, सी द नेक्स्ट पेज, द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हिराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। और इसमें कठिन शब्द देखिए। थर्ड कहते हैं धम से आवाज़ को, है, और जिंगल कहते हैं खनखनाहट, खनखनाहट की आवाज़ को। जिंगल बेल सुना है आप लोग ने कभी, तो खनखनाहट की आवाज़। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हिराल्डिंग होता है
कि अनाउंसिंग, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा है कि घोषणा करती है हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, यानी कि थर्ड की आवाज़, उसके जो बांस वो साथ में लेके आता था, उस बांस की थर्ड की आवाज़ और उसकी खनखनाहट जो थे, जो ट्रेडिशनल बेकर्स जो साथ में लाता था, वो अनाउंस करती थी सुबह सुबह उसके आने की, वो आ गया है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और ये आज भी कहीं कहीं सुनी जा सकती है। यानी कि जो बेकर्स अपने संग एक बांस लेके आता था, उसकी थर्ड की आवाज़, धम की आवाज़ और उसकी खनखनाहट की आवाज़ आज भी कहीं कहीं सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उनके फादर जिंदा ना हो, लेकिन उनका लड़का आज भी उस प्रोफेशन को, फैमिली प्रोफेशन को बनाए रखे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, और ये बेकर जो है आज भी गोवा में पैडर कहलाते हैं। ठीक है, पैडर एक पोर्चुगीज वर्ड है जिसका मतलब होता है बेकर। ठीक है, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब यहाँ पर ऑथर बताता है अपने बचपन के बारे में कि गोवा में हमारे बचपन में द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड। जो बेकर था, जो ब्रेड बनाता था, वो हमारा एक दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन हुआ करता था, हमारा साथी एंड गाइड, और हमारा मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो दिन में करीब 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. set out होता है बच्चों कि जब वो शुरुआत करता था, और सबसे पहले 2 बार आता था। पहली बार जब वो सुबह अपने बेचने की शुरुआत करता था तब आता था घर पे, एंड देन अगेन, और दोबारा when he returned आफ्टर एम्पिटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और जब अपनी बड़ी सी डोलची को खाली करके वापस घर जाता था तो भी आता था। दिन में 2 बार आया करता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वो कस अप फ्रॉम स्लीप, और जो उसके बांस की धम से की आवाज़ थी, और जिंगलिंग साउंड थी, खनखनाहट थी, उससे हम लोग सुन के जगते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम लोग उससे जग के भागते थे उससे मिलने के लिए और उसको ग्रीट करने, उसका स्वागत करने या फिर उसका अभिवादन करने। ग्रीट का मतलब दोनों होता है, स्वागत भी होता है और किसी को विश करना भी होता है। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये जो वो ब्रेड लेके आता था उसके लिए हम लोग का प्यार था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्किन और बैस्टिन। जो हमारे घर की पास्किन और बैस्टिन कहते हैं बच्चों मेड सर्वेंट्स को, जो घर पे काम करती हैं जो लेडीज़, उनको पोर्चुगीज़ में पास्किन और बास्टिन कहते हैं। तो जो वो ऐसा नहीं था कि हमें उन ब्रेडों से प्यार था, वो तो हमारे घर की जो मेड सर्वेंट्स थी वो भी खरीद लेती थी। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, है ना, आगे लिखा भी है देखिए, वॉट वी लॉन्ग्स फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। और लॉन्ग होता है कि हमारी इच्छा थी, वांट, हम क्या चाहते थे, और हमको क्या अच्छा लगता था, वो ब्रेड बैंगल्स यानी कि चूड़ियों की शेप की ब्रेड, विच वी चोज केयरफुली, जिनको कि हम बहुत सावधानी से चुनते थे, है ना। वो यानी कि जैसे चूड़ियाँ होती हैं ना, उस शेप की भी ब्रेड लाता था और हम लोग उसको लेने के लिए भागते थे। समटाइम्स इट हैज़ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी वो स्पेशल मीठी ब्रेड भी होती थी चूड़ियों की शेप की। सी द नेक्स्ट पैरा। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन with the झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। स्टफ कहते हैं लाठी को, ठीक है। और जब वो बेकर घर पे आता था तो बड़ी म्यूज़िकल एंट्री होती थी, बड़ी संगीतबद्ध प्रवेश करता था। लय में एक म्यूज़िक की आवाज़ आती थी झंग झंग करके, जो कि उसकी जो बांस की लाठी थी उससे आती थी, है ना, एक झंग झंग साउंड आती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ उसका जो है से वो सर पे अपनी बास्केट पकड़ता था और दूसरे हाथ से बांस को ज़मीन पे बजाता था, जिससे वो झंग झंग साउंड आती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और जब लेडी उनको उनसे सामान खरीदने के लिए बाहर निकलती थी तो वो उनको अभिवादन करता था, विश करता था गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर वो अपनी सर से हटा के डलिया एक वर्टिकल जो लंबाई में खड़ा खड़ा सा बांस होता है उसके ऊपर रख देता था। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि जगह जगह पर खास करके स्कूलों के बाहर बहुत एक खड़ी सी डोलची सी होती है
और उसमें लोग अपना रख के सामान बेचते हैं, है ना, खड़ी सी लकड़ी की होती है। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. और सी द डिफिकल्ट वर्ड, जिसमें असाइड, पुश असाइड होता है कि एक तरफ कर दिए जाते थे, और रिब्यूक होता है कि डांट, है ना, माइल्ड रिब्यूक मतलब हल्की सी डांट पड़ती थी। और जब बच्चे जो है भीड़ लगा लेते थे उसको देखने के लिए, तो हम लोग जो थे, बच्चे जो थे, हम बच्चे, उनको हल्की सी डांट के संग, माइल्ड रिब्यूक के संग किनारे कर दिया जाता था, एंड कि भाई हटो, खरीदने दो, इस सेंस में। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट्स, और जो रोटियाँ होती थी, ब्रेड जो वो लेके आता था, वो सर्वेंट्स को डिलीवर कर दी जाती थी। यानी सर्वेंट्स जो थी, हम लोगों ने भी पहले पढ़ा था ना, पास्किन और बास्टिन, जो मेड सर्वेंट, वो लोग ब्रेड को ले लेते थे और हम लोग को डांट के किनारे कर दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। पैरापेट होता है बच्चों मुंडेर, देखा, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घर की जो गार्डन वॉल होती है, मुंडेर होती है, वो छोटी सी होती है। तो हम भी छोड़ते नहीं थे, उस मुंडेर पे खड़े हो जाते थे और पीप करते थे, झांकते थे इनटू द बास्केट। किसी बेंच पे खड़े हो जाते थे या किसी मुंडेर पैरापेट पे खड़े हो जाते थे और झांकते थे, क्या लाया है ना। सब बच्चे करते ना, हम भी करते थे। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। और जो है, जो उसकी उस रोटियों से, उन ब्रेड से जो खुशबू आती थी, टिपिकल है, और वो आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं उस खुशबू को अभी भी महसूस कर सकता हूँ, रिकॉल कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और रोटियाँ बड़े लोगों के लिए वो ब्रेड से मतलब रखते थे, तो उनको ब्रेड, और जो बच्चों को क्या मतलब था, वो बैंगल शेप की जो थी ब्रेड आती थी, बच्चों को वो चाहिए होती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और तब हमको अपने दांत भी ब्रश करने की चिंता नहीं रहती थी कि अपना मुंह धो लें, सुबह उसकी धन्य से आवाज़ से उठे और भगे, है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, बच्चों को फिर ना मुंह धोने की चिंता होती थी, ना ब्रश करने की चिंता होती थी। एंड वाई शुड वी, और क्यों करें, Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अरे कौन तोड़ेगा आम के पेड़ से पत्तियाँ तोड़ो, फिर उसकी डंडी निकालो, टूथब्रश बनाओ। होता है ना दातून जिसको कहते हैं, जनरली वो नीम की और बबूल की सुनी है, लेकिन यहाँ पर आम की लिखी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और भाई क्यों जरूरी है कि ब्रश करें। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कोई शेर जो होता है, चीता, वो कभी अपने ब्रश नहीं करता। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. और भाई एक बढ़िया गर्म चाय पियो और मुंह अपने आप सब बढ़िया साफ हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है, ये सब ऑथर कह रहा है, लेकिन हम लोग को करना चाहिए, है ना, गंदी बात अगर नहीं करता है कोई तो। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब यहाँ पर गोवा के कल्चर की बात ऑथर बता रहा है कि मैरिज गिफ्ट्स जो होते थे, शादियों के में जो गिफ्ट दिए जाते थे, मीनिंगलेस थे, कोई मतलब नहीं था अगर उनमें विदाउट द स्वीट ब्रेड, अगर उसमें मीठी ब्रेड ना दी जाए। और उस स्वीट ब्रेड को क्या कहते थे, बोल, यानी कि शादियों में गिफ्ट के तौर पर वहाँ पर स्वीट ब्रेड चलती थी, जिनको बोल कहते थे। जस्ट एज अ पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और एक पार्टी, फीस्ट, दावत, कोई भी उस ब्रेड के बगैर पूरी नहीं होती थी। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। और अब आप समझ सकते हैं कि एक विलेज के लिए, एक गांव में एक बेकर की क्या इम्पोर्टेंस थी। कोई शादी, कोई पार्टी पूरी नहीं होती थी जब तक कि बेकरी प्रोडक्ट उनको ना दिए जाएं एज ए गिफ्ट या फिर पार्टी में रखी ना जाए। आगे देखिए, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। अगर किसी घर में लड़की की एंगेजमेंट होती थी, सगाई होती थी, तो सैंडविचेस बनते थे। अब सैंडविच के लिए तो ब्रेड चाहिए होती है ना, तो यानी कि बेकर बहुत इंपॉर्टेंट था। केक्स एंड बोलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। और केक और बोलिनहास भी पोर्चुगीज़ वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि जो कोकोनट कुकीज़ होती है ना, नारियल की कुकीज़ जो बेकरी में बनती हैं, तो वो, है ना। तो केक्स और बोलिनहास जो थे बहुत ज़रूरी थे क्रिसमस के त्यौहार के लिए। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स
furnaces in the villages absolutely essential होता है, बहुत ज़रूरी है ना। तो बेकर की एक अंगीठी जो थी एक गांव में होना बहुत ज़रूरी थी, वही तो बनाता था सब चीज़, सब त्योहारों की और शादियों के लिए। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। और कबाई भी पोर्चुगीज वर्ड है कि जो ड्रेस पहनते थे बड़ी अजीब सी होती थी, और उसको कबाई कहा जाता था, जो सिर्फ बेकर्स पहनते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और वो एक सिंगल पीस की फ्रॉक होती थी लंबी सी, और जो कि घुटने तक पहुंचती थी। समझिए कि आप जैसे कि फ्रॉक और एक सिंगल पीस की, यानी कि समझिए एक बड़ा सा चादर हो और उसमें से बीच से होल कर दें और सर में डाल ले वो होल से, और वो पूरा एक आपके घुटने तक पहुँचे, तो इस टाइप का कुछ ड्रेस होता था। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pant. हमारे बचपने में जो बेकर्स होते थे वो तो पैंट पहना करते थे, ट्राउज़र, और जो कि जो नॉर्मल फुल लेंथ पैंट होती है ना एड़ी तक, उससे ऊंची होती थी, और जो घुटने तक की हाफ पैंट होती है उससे लंबी होती थी, यानी कि 1/3 वाली। ठीक है, समझ गए, सब समझ गए होंगे, आजकल खूब चलती है। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invites a comment that he is dressed like a padder। और आज भी अगर जो है कोई जो आधी पैंट घुटने से थोड़ी लंबी पैंट पहन ले हैं यहाँ तक कि, तो उसको कमेंट मिल जाता है, उसको कमेंट वो रिसीव कर लेता है कि इसने देखो बिल्कुल पैडर की तरह, यानी कि बेकर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, वो अपने समय की जगह बता रहा है कि अपने गोवा की। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो महीने के आखिरी में जो थे बिल, जितने भी वो महीने में सर्व करते थे, देते थे बेकरी प्रोडक्ट्स, उसका बिल ले लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो उसका हिसाब पता है कहाँ लिखा जाता था? पेंसिल से किसी दीवार पे, कि आज इतनी ब्रेड आई, आज इतनी आई, और हर डेट का हिसाब लिख लिया, वो महीने के एंड में आके बिल ले जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और बेकिंग जो थे वास्तव में इंडीड, वास्तव में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत फ़ायदे का बिजनेस था पुराने समय में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। और एक बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहते थे। अरे कैसे रहेंगे, काम ही खाने का था उनका, तो है ना। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। और बेकर, उसके परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश दिखते थे और प्रॉस्परस होता है बहुत समृद्ध, जिनके अच्छा खासा पैसा होता है। अरे भाई इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था तो प्रॉस्परस तो होंगे ही ना। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। टेस्टिमनी होता है गवाह, है ना, विटनेस। और प्लम्प फिजिक होता है कि एकदम गोल मटोल, है ना। प्लम्प फिजिक, जो कोई बड़ा गोलू होता है ना, तो उसको कहते हैं कितना प्लम्प ही है, तो वही प्लम्प। दे उनकी गोल मोल फिजिक जो थी, शारीरिक बनावट, एक गवाह थी कि वो हैप्पी हैं और प्रॉस्परस हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजली कंपेयर्ड टू अ बेकर। अगर आज भी हम किसी ऐसे आदमी को देख लेते हैं जिसकी जो बिल्कुल कटहल, जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को, या बब्बू गोसा को भी कहते हैं, ठीक है, उसकी तरह कटहल की तरह बॉडी होती है ना उसकी, तो हम कहते हैं देखो बिल्कुल उसकी कंपैरिजन किससे करते हैं? बेकर से। देखो देखो बेकरी जैसे लग रहा है बेकर है कोई, अगर जिसकी बॉडी कटहल की जैसी होती। कितना अच्छा कंपैरिजन है ना, हंसी आ गई। चलो, तो ये लेसन पूरा है और हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी साथ साथ एक्सप्लेन किए हैं। और गो थ्रू विद दिस लेसन, वेरी नाइस lesson, and I have already uploaded question and answers of this lesson on the same channel, so work hard. Thank you.